Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will discuss temple towns and pilgrimage centers. Thanjavur is also an example of a temple town. Thanjavur एक temple town का example है. देखो temple town होता क्या है? Temple town ये होता है जैसे सपोज करो ये एक जगह है ना, और यहाँ बीच में एक टेम्पल बना दिया गया. ओके और अब इस टेम्पल के आसपास जो है लोग रहने लग गए, इनका सेटलमेंट होने लग गया. सो अगर टेम्पल के आसपास लोग रहने लग गए हैं, उनका सेटलमेंट होने लग गया, तो यही एक टेम्पल टाउन बन गया. ऑल राइट. एंड थंजावुर टेम्पल टाउन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. जैसे कि इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि थंजावुर में एक राजेश्वर टेम्पल, बहुत बड़ा टेम्पल शिव जी के लिए बनाया. किस राजा ने बनाया था? किंग राजा चोला ने बनाया था. राइट. एंड टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन. टेम्पल टाउन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अर्बनाइजेशन को. एंड व्हाट इज अर्बनाइजेशन? जो मैंने अभी बताया कि टेम्पल्स जो है वो बना दिए जाते हैं और टेम्पल के आसपास लोग रहने लगते हैं. अब लोग रहने लगते हैं उसका मतलब ये नहीं बस घर बना दिए ठीक है ये रहने लग गए, नहीं. इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो है रहने के साथ साथ अपनी शॉप्स बना देते हैं, सामान बेचने की जगह बना देते हैं. कहने का मतलब है यहाँ पर इकोनॉमी डेवलप होने लगती है. राइट. पैसों का लेन देन शुरू हो जाता है. सो अर्बनाइजेशन उसे कहते हैं जहाँ पर लोगों का सेटलमेंट होने लगे, जहाँ पर प्रॉपर मार्केट्स वगैरह हो जाएं, शॉप्स वगैरह ओपन हो जाएं, जहाँ पर पैसों का प्रॉपर लेन देन हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगे. सो अर्बनाइजेशन जहाँ हो गया वहाँ सिटीज़ भी डेवलप हो जाती हैं. सो टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी. तो टेम्पल्स हम कह सकते हैं कि ये एक सेंट्रल प्लेस बन गए इकोनॉमी एंड सोसाइटी के. इकोनॉमी का मतलब पैसों का प्रॉपर लेन देन, एंड सोसाइटी का मतलब लोग यहाँ रहने लग गए थे. सो रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज. अब ये जो राजा लोग होते थे ये टेम्पल्स क्यों बनाते थे? ये एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए टेम्पल बनाते थे, दैट इज़ देयर डिवोशन, कि वो अपने भगवान को कितना मानते हैं. दे ऑल्सो एंडोर्ड टेम्पल्स विद ग्रांट ऑफ लैंड्स एंड मनी टू कैरी आउट एलेबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रिस्ट्स एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. देखो राजा ने सपोज करो एक भाई ये टेम्पल बना दिया. अब ये नहीं है कि ना राजा ने टेम्पल बना दिया अब इसमें राजा का काम खत्म, नहीं. बल्कि राजा टेम्पल बनाने के बाद वो क्या करते थे, वो ना इसमें पैसा भी लगा देते थे. कई बार ये भी होता था कि ये राजा लोग ना लैंड्स वगैरह ग्रांट कर दिया करते थे, लैंड्स वगैरह दे देते थे कि भाई इस लैंड पर तुम लोग टेम्पल बना सकते हो. राइट. एंड पैसा दे देते थे. अब पैसा किस चीज़ के लिए देते थे? टेम्पल बनाने के लिए भी पैसा देते थे. एंड टेम्पल्स में, मंदिरों में जो रीति रिवाज होते हैं, जो पूजा पाठ होती है, उसके लिए भी पैसा देते थे. एंड इसके अलावा इस चीज़ के लिए भी पैसा दिया जाता था कि भाई मंदिर में जो भी दूर के पिलग्रिम्स आएंगे, जो यात्री आएंगे, उनको भरपेट खाना मिले. जैसे कि अगर हम इनकी बात करें, जैसे दरगाह की बात कर लो, है ना, अजमेर शरीफ में दरगाह की बात अगर आप करोगे तो वहाँ पर सबको खाना मिलता है फ्री में. राइट. अब जितने भी पिलग्रिम्स वहाँ जाते हैं सबको खाना मिलता है. ओके. इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे बंगला साहिब की दिल्ली में बात कर लो. सो कहने का मतलब है कि इसी तरीके से पहले जो राजा लोग होते थे वो मंदिरों में पैसा दान कर दिया करते थे. ये पैसा दान इसलिए करते थे कि मंदिर में जो भी पूजा पाठ है उसके लिए पैसा काम में आ जाए. एंड जो यात्री आ रहे हैं, जो डिवोटी आ रहे हैं मंदिर देखने, या कोई और बाहर से पिलग्रिम आ रहा है मंदिर देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, उनको खाना मिल जाए. तो इसके लिए भी पैसा दे दिया करते थे मंदिरों में कि भाई इन लोगों के लिए खाना बनवा देना जो यात्री आ रहे हैं. प्रीस्ट के लिए, प्रीस्ट के भोजन के लिए पैसा दे दिया करते थे राजा लोग. एंड कोई फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए पैसा दे देते थे. सो पिलग्रिम्स हु फ्लोक टू टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशंस. लेकिन जो पिलग्रिम्स भी टेम्पल्स में आते थे ना, वो भी मनी डोनेट करके जाया करते थे. और आपने ये मोस्टली देखा ही होगा कि जो भी मंदिर में जाता है वो कुछ ना कुछ चढ़ावा तो ज़रूर करता ही है ना, कुछ ना कुछ चढ़ावा तो वो देते ही देते हैं. सो यहाँ इस पैराग्राफ में आपने क्या समझा?
इस पैराग्राफ में पहले तो आपने टेम्पल टाउन का मतलब समझना है कि टेम्पल टाउन अर्बनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जहाँ टेम्पल बन गया आसपास लोग रहने लग गए। अब अगर आसपास लोग रहेंगे तो वो उसको डेवलप भी तो करेंगे ना, एरिया को कैसे डेवलप करेंगे, वहाँ पर सामान खरीदने और बेचने के लिए शॉप लगा देंगे, राइट। वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगेगा चीज़ों का, लेन देन शुरू हो जाएगा। ओके, एंड आप अगर जहाँ टेम्पल देखेंगे, आपने देखा ना साइड में फूलों की दुकान भी होती है, साइड में पूजा का सामान भी मिल रहा होता है, राइट। इसी तरीके से लोगों ने भी क्या कर दिए थे, सेटलमेंट के साथ साथ अपनी दुकानें ओपन कर दी थी। एंड जहाँ अर्बनाइजेशन हो गया, मतलब जहाँ लोग रहने लग गए, इकोनॉमी बढ़ने लग गई, तो वहाँ पर अपने आप सोसाइटी या सिटी डेवलप होने लग जाती है। एंड देन आपने ये ध्यान रखना है कि राजा लोग जो टेम्पल्स बनवाते थे वो क्यों बनवाते थे। एक तो इसलिए कि वो अपने रिस्पेक्टिव डेटीज़ के लिए, भगवान के लिए डिवोशन शो करना चाहते थे। सेकंड, जब भी वो अगर टेम्पल्स को बनवा देते थे राजा लोग, तो वो टेम्पल बना के साइड में नहीं हो जाते थे, बल्कि वो टेम्पल्स में दान करते रहते थे। एंड नॉट ओनली राजा लोग, इनफैक्ट जो पिलग्रिम्स आते थे वो भी डोनेट करके जाते थे। एंड ये पहले की बात भी नहीं, अगर मैं आज की भी बात करूं तो आज भी जो पिलग्रिम जाता है कहीं भगवान के दर्शन करने, तो वो वहाँ पर कुछ ना कुछ चढ़ावा ज़रूर देकर आते हैं, ईदर इन मनी फॉर्म और कैसे भी करके, मतलब फूड वगैरह या कैसा भी, मतलब डोनेशन सब कोई कर कर आता ही है मोस्टली। ऑल राइट। इसके अलावा कई बार राजा लोग ये भी करते थे कि वो लैंड ग्रांट कर दिया करते थे पुजारी को, कि भाई पैसे भी दे दिए, लैंड भी दे दी कि अब तुम इस पर टेम्पल बनवा दो। फिर इसके अलावा जो भी उसमें मंदिर में फेस्टिवल होगा, रिचुअल होगा, कुछ भी अगर उसमें होगा तो उसका सारा का सारा पैसा रूलर से ही जाता था, मतलब राजा लोगों से ही जाता था। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो पुजारी है ना, जितने भी पुजारी जिनके पास पैसा आता था, जो डोनेशन करके जाते थे लोग, पिलग्रिम्स वगैरह, जितना पैसा आता था, ये सारा पैसा फिर जो है ना ये रूलर के हाथ में ही जाता था, क्योंकि पुजारियों का और इन रूलर्स का डायरेक्ट कनेक्शन था एक दूसरे के साथ, राइट। क्योंकि आफ्टर ऑल ये टेम्पल्स किसने बिल्ड कराए हैं, राजा लोगों ने ही कराई है। सो दिस इज द केस। सो अभी हम इसको पढ़ेंगे, पहले मैं ये वाला ही पैराग्राफ कंप्लीट कर देती हूँ। टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज्ड देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। अब टेम्पल्स में जितना भी ट्रस्ट आता है, जितना भी पैसा आता है, जितनी भी वेल्थ आती है, अब वो उतने पैसों का करेंगे क्या, एक्चुअली उस पैसे का भी वो क्या करते थे ना, उसको ट्रेडिंग में या बैंकिंग में लगा देते थे, राइट, ताकि ये जो इकोनॉमी है ना ये चलती रहे सोसाइटी में। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स, workers, artisans and traders etc. settled near the temple to cater to its needs and those of pilgrims. तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जो पुजारी हैं, जो वर्कर्स हैं, जो आर्टिजन्स हैं, जो कि क्राफ्ट मेकिंग का काम करेंगे, जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, एक सामान खरीद कर दूसरी जगह बेचना, दूसरे टाउन में बेचना, फिर तीसरे टाउन से खरीद कर चौथे टाउन में बेचना, ये काम ट्रेडर का होता है। सो बेसिकली ये लोग टेम्पल के आसपास रहने लग गए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। 10 ग्रू टेम्पल टाउन्स। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे लोगों का सेटलमेंट होता गया टेम्पल के आसपास और धीरे धीरे टेम्पल टाउन बनने लग गए। टाउन्स emerged around temples such as those of बिलस्वामिन। बिलस्वामिन इज बेसिकली नोन एज भिल्सा और विदिशा इन मध्य प्रदेश। सो यहाँ पर हमें एनसीईआरटी में ना ये एक एग्जाम्पल मिल रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे टाउन्स थे जो टेम्पल टाउन बने, राइट। तो अगर हम बात करें बिलस्वामिन की, जिसको हम बिलसा या विदिशा के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगर हम सोमनाथ की बात करें, सोमनाथ इन गुजरात, तो आपको पता है ना सोमनाथ टेम्पल गुजरात जो इसी चीज़ के लिए, मोस्टली इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ टेम्पल टाउन। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इन मंदिरों में ना एक टाइम पर इतना पैसा आता गया, इतना वेल्थ आता गया, तभी तो इन मंदिरों पर अटैक होते गए। और हमारी हिस्ट्री में सोमनाथ टेम्पल पर जितनी बार अटैक हुए हैं इतने किसी टेम्पल पर नहीं हुए, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब सोमनाथ टेम्पल पर भी अटैक क्यों हुआ था, रीज़न बीइंग कि ऑब्वियसली पैसा था, वेल्थ था, राजा लोग भी पैसा लगाते थे, पिलग्रिम्स भी डोनेट करते थे, लोग भी डोनेट कर कर जाते थे। सो अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुराई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश।
तो इस पैराग्राफ से आपने ये समझना है कि धीरे धीरे टेम्पल्स के आसपास लोग रहने लगे, लोगों को काम मिलने लगा और इकोनॉमी डेवलप होने लगी। तो इसीलिए जो टेम्पल टाउन्स हैं अब वो उनमें अर्बनाइजेशन होने के बाद वो सिटीज़ के तौर पर भी डेवलप होने लगी, राइट। और यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि अगर सोमनाथ टेम्पल की बात की जाए गुजरात में, बिलस्वामिन की बात की जाए मध्य प्रदेश में, एंड अगर मदुराई की बात की जाए, मदुराई में एक बहुत ही प्यारा टेम्पल है दैट इज़ मीनाक्षी टेम्पल। सो यहाँ पर आपने बस समझना ये है कि किस तरीके से टेम्पल टाउन्स डेवलप हुए इनटू सिटीज़। अब हम बात करेंगे पिलग्रिमेज सेंटर्स के बारे में कि धीरे धीरे पिलग्रिमेज सेंटर्स भी टाउनशिप्स में डेवलप होने लगे ना। व्हाट इज़ पिलग्रिमेज सेंटर्स? फॉर एग्जांपल्स, हम हिंदू लोग वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी एक पिलग्रिमेज सेंटर हो गया जहाँ पर सब पिलग्रिम्स आते हैं। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? यात्री होते हैं, राइट। जैसे हम लोग अगर वैष्णो देवी जाएंगे, हम लोग हो गए पिलग्रिम्स, यात्री, और हम जहाँ जा रहे हैं वो होगी पिलग्रिमेज सेंटर, ऑल राइट। अब पिलग्रिमेज सेंटर्स भी धीरे धीरे टाउनशिप्स में डेवलप होने लगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल वृंदावन की बात की जाए, आपको पता है वहाँ पर बाके बिहारी जी का नाम, कान्हा जी का नाम, मतलब जो कान्हा जी की भक्ति में लीन होता है वो वृंदावन जाता ही है, राइट। तो वृंदावन दैट्स इन उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलाई दैट्स इन तमिलनाडु। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं पिलग्रिमेज सेंटर्स के। अगर अजमेर की बात की जाए दैट्स इन राजस्थान, तो अजमेर जो है ना ये चौहान किंग्स का 12वीं शताब्दी में कैपिटल हुआ करता था। बट लेटर ऑन फिर यहाँ पर मुगल्स आ गए, मुगल्स का अपना जो सूबा हेड क्वार्टर्स था वो यहाँ बन गया। तो हम ये देख सकते हैं कि अजमेर में ना आपको रिलीजियस को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगी, अलग अलग धर्म के लोगों का को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि अजमेर में पहले हिंदू हो गए, फिर मुस्लिम एंड देन सूफी लोग हो गए, राइट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती celebrated Sufi saint who settled there in 12th century, attracted devotees from all creeds। फिर हम ये देखते हैं कि अजमेर शरीफ में जो एक बहुत बड़े सूफ़ी सेंट रहे हैं जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो यहाँ सेटल हो गए थे अजमेर में 12th सेंचुरी में, एंड दैट थिंग अट्रैक्टेड डिवोटीज़ फ्रॉम ऑल क्रीड्स। वहाँ पर आपको जैसे अजमेर शरीफ दरगाह में चले जाओगे तो आज भी अगर आप देखोगे ना वहाँ पर आपको हर कास्ट के लोग वहाँ मिलेंगे। एंड अगर अजमेर के पास में एक लेक है दैट इज़ पुष्कर लेक विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। आपको पता है ना ब्रह्मा जी का पूरे वर्ल्ड में बस एक यही मंदिर है ना। तो बेसिकली पुष्कर में भी बहुत सारे पिलग्रिम्स जाते हैं, एंड इस तरीके से जो पिलग्रिमेज सेंटर्स है ना ये डेवलप हुए टाउनशिप्स में। सो इनमें स्पेसिफिकली अगर हम अजमेर की बात करें ना तो हमें यहाँ पर रिलीजियस को एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। लाइक 12th सेंचुरी में ही हमें जैसे चौहान किंग्स, मुगल्स ने फिर अपना सूबा हेड क्वार्टर्स बना दिया था। 12th सेंचुरी में फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि एक सूफी सेंट रहे, ये यहाँ सेटल हो गए, राइट। तो हमें यहाँ पर एक रिलीजियस को एग्जिस्टेंस दिखता है। तो हमने दो सेंटर्स की बात की, एक टेम्पल टाउन सेंटर्स एंड दूसरा पिलग्रिमेज सेंटर्स। अब हम बात करेंगे ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लोस्ट वैक्स टेक्निक कि किस तरीके से जो ब्रॉन्ज एक मेटल है उससे दो टेक्निक्स के थ्रू क्राफ्ट पर्सन्स अलग अलग चीज़ें बनाया करते थे। तो एक थी टेक्निक बेल मेटल की और दूसरी टेक्निक थी लोस्ट वैक्स की। तो सबसे पहले हम बेल मेटल की बात करते हैं। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। आपको पता है ना कॉपर और टिन अगर आप मिला दोगे वो ब्रॉन्ज बन जाएगी, क्योंकि ब्रॉन्ज क्या है बेसिकली ये एक अलॉय है, राइट। ये मिक्सचर है कॉपर एंड टिन का। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। देखो जब भी आप बेल मेटल बनाते हैं, बेल मेटल मतलब वो चीज़ जिसमें आवाज़ निकलेगी, ठीक है, जिसमें बेल लाइक साउंड आएगी। जैसे घर में अगर आप मंदिर में जाकर घंटी देखेंगे ना, वो जो घंटी होती है ना मंदिर में भगवान के लिए बजाते हैं जो हम, वो घंटी बेल मेटल सिस्टम से ही बनी है या बेल मेटल टेक्निक से ही बनी है। तो इस बेल मेटल में होता क्या है कि कॉपर का प्रोपोर्शन कम होता है, टिन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। इस बेल मेटल में क्या होता है
कॉपर का प्रोपोर्शन कम और टिन का ग्रेटर प्रोपोर्शन होता है, राइट। और टिन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, मतलब टिन ज़्यादा मिक्स की जाती है, तो इसीलिए इससे एक बेल लाइक साउंड आती है। यही एक रीज़न है जो हमारे घर में मंदिर की जो घंटी होती है वो टन की आवाज़ कैसे आती है, क्योंकि उसमें टिन का प्रोपोर्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। फिर दूसरी इनकी टेक्निक है लोस्ट वैक्स टेक्निक। चोला ब्रॉन्ज स्टैच्यू, एज यू कैन सी here also and in chapter 2 also, were made using the lost wax technique। अब हम lost wax technique के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ हमने दो टेक्निक देखनी है, एक है बेल मेटल जिसमें टिन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है और इसमें बेल लाइक साउंड निकलती है, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया मंदिर की घंटी। दूसरी टेक्निक है लोस्ट वैक्स की टेक्निक। और ये एक और चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ें बनाया कौन करते थे, क्राफ्ट्स पर्सन्स। अगर आप इस चैप्टर का नाम देखोगे, चैप्टर के नाम में ही क्राफ्ट्स पर्सन्स लिखा हुआ है, राइट। फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स। तो पहले के क्या करते थे, लोस्ट वैक्स टेक्निक में एक वैक्स की पहले इमेज बना देते थे, ठीक है, एक मूर्ति बना देते थे। दिस वॉज कवर्ड विद क्ले, और उस वैक्स के ऊपर क्ले लगा देते थे और फिर उस क्ले को सूखने देते थे। नेक्स्ट इट वॉज हीटेड, फिर उस क्ले को सुखाने के बाद उस पर थोड़ी सी हीट डालते थे। अ टाइनी होल वॉज मेड इनटू क्ले कवर, और क्ले कवर में जो मतलब पूरी वैक्स जो है जिसको क्ले से ढका हुआ है, अब उस क्ले में टाइनी होल्स बना देते थे। द मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल, और फिर क्या करते थे, जैसे कि देखो ये कोई एक मूर्ति हो गई, ठीक है। नहीं, आप लोगों को मेरी ड्राइंग पे काफ़ी हंसी आएगी, मैं इससे अच्छा यहाँ बता देती हूँ। देखो जैसे सपोज करो यहाँ पर ये एक वैक्स की पहले मूर्ति बनाई गई, फिर इस वैक्स के ऊपर क्ले से इसको कवर किया गया, फिर इस क्ले को सुखा दिया गया, फिर क्या किया गया, इस क्ले के अंदर ना सुखाने के बाद ऐसे छोटे छोटे से होल कर दिए गए, छेद कर दिए गए। अब ये छेद इसलिए किए जाते थे क्योंकि जो इसमें अब ये वैक्स है ना, राइट, ये जो वैक्स है इसको गलाकर बाहर निकाल दिया जाए वैक्स को। और अब अगर वैक्स को बाहर निकाल दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, क्ले रह गया, राइट। सो जो मोल्टन वैक्स है, जो पिघला हुआ वैक्स है, उसको इन होल से बाहर निकाल दिया जाता था। देन मोल्टन मेटल वॉज पोर्ड इनटू द क्ले मोल्ड थ्रू द होल, और फिर बाद में क्या करा जाता था, इन होल्स में अंदर मोल्टन मेटल डाला जाता था, मतलब पिघलाया हुआ मेटल अंदर इन छेद के थ्रू डाल दिया जाता था। वंस द मेटल cooled and solidified, the clay cover was carefully removed and the image was cleaned and polished। और जब अंदर का मोल्टन मेटल आराम से कूल होकर उसकी सॉलिड फॉर्म बन जाती थी, तो फिर ये जो बाहर की क्ले कवर है इसको रिमूव कर दिया जाता था। इस तरीके से मूर्तियाँ बनाई जाती थी एंड इसी तरीके से फिर मूर्तियों को क्लीन एंड पॉलिश भी किया जाता था। दैट्स वाई द टेक्निक नेम इज लोस्ट वैक्स, मतलब वैक्स को रिमूव करके फिर मूर्तियां बनाना। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया ही हुआ है, अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ कृष्णा सबड्यूइंग द सरपेंट डीमन कालिया। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये है डीमन कालिया एंड इसके ऊपर आप देख रहे हैं किस तरीके से कृष्ण भगवान जी की स्टैचू बनाई गई है, एक मूर्ति बनाई गई है। तो ये भी लोस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनाई गई। पहले मोमबत्ती से, जो मोमबत्ती बेसिकली मोमबत्ती में जो वैक्स यूज़ होता है ना, उस वैक्स से एक प्रॉपर शेप दी गई, ठीक है। किससे शेप दी गई, ये सारी की सारी वैक्स से। वैक्स से शेप देने के बाद इसके ऊपर क्ले लगाया गया। अब क्ले लगाने के बाद क्ले को पहले ड्राई होने दिया, सूखने दिया, फिर उसके बाद क्ले को हीट कर दिया गया। हीट करने के बाद अब जब हीट करोगे तो अंदर की वैक्स क्या हो जाएगी, वो मोल्टन हो जाएगी, पिघल जाएगी। फिर इस क्ले में क्या करते थे, छेद करके होल बना बना के इस वैक्स को बाहर निकाल लेते थे, राइट। एंड जो ये ब्रॉन्ज है विच इज़ एन अलॉय, कॉपर और टिन मिलाकर जो ब्रॉन्ज मेटल बनाया जाता था, फिर इसको मोल्टन करके, इसको गर्म करके, इसको इन होल्स के थ्रू फिर इस
क्ले स्टैचू में डाला जाता था। और जब एक बार ये मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो जाता था, फिर बाद में इस क्ले को भी रिमूव कर दिया जाता था एंड ये मेटल के ऊपर इसको क्लीन एंड पॉलिश करके फिर इन मूर्तियों को रखा जाता था मंदिरों में। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा जो ये पार्ट है कंप्लीट होता है, और इससे जो नेक्स्ट वाला पार्ट है विच इज़ अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।